हेलो दोस्तों, टीईटी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। और आज की इस वीडियो के अंदर हमने जो नंबर सिस्टम की 3 क्लासेस पढ़ ली हैं, तो उनसे संबंधित बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन क्या हो सकते हैं और उनको हल करने की बेस्ट से बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है, ताकि समय भी कम लगे और हमारे दिमाग में भी सीधा वो मेथड आ जाना चाहिए। अब इस पर क्या है, हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, ऊपर लिखा हुआ भी है टॉप MCQ, ठीक है। तो ये पुराने एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं, कोई हमने खुद नहीं बनाए ये प्रश्न, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। चाहे वो अधीनस्थ बोर्ड एग्ज़ाम करवा रहा हो, चाहे वो RPSC करवा रहा हो, चाहे और भी कोई संस्था एग्ज़ाम करवा रही हो। और इससे क्या है, कुछ प्रश्न जो हैं वो सेंट्रल एग्ज़ाम से लिए गए, जैसे SSC हो गया या और भी कई एग्ज़ाम हैं, उनसे भी उठाए गए। टीचिंग एग्ज़ाम के क्वेश्चन इसमें आपको ज़्यादातर मिलेंगे। तो ये सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चन एक से दूसरे एग्ज़ाम में रिपीट भी होते रहते हैं, लगभग एक जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनको हमें किस तरीके से हल करना है वो सारा हम इस वीडियो में देखेंगे। और इस वीडियो पे क्या है, हम सबसे ज़्यादा मेहनत हमारी इस वीडियो पे रहेगी, क्योंकि इस पे क्या है, क्वेश्चन को बोर्ड पे लिखना, पहले तो क्वेश्चन सेलेक्ट करने, फिर इस क्वेश्चन को बोर्ड पे लिखना, फिर उसका सोल्यूशन करवाना, और उसके बाद जो है वो वीडियो कंप्लीट होने के बाद, ऐसा करते करते वीडियो जो है 30-40 मिनट की जो वीडियो होती है उसको बनाने में कम से कम 2 घंटे का समय लगता है। और उसके बाद क्या है, उसको एडिटिंग पे छोड़ना, फिर 1-2 घंटे और समय लगता है। और फिर उसके बाद क्या है, वापस जो वीडियो अपलोड करते हैं उसके बाद इस पे यानी सबसे ज़्यादा जो मेहनत रहेगी वो MCQ वाली वीडियोज़ पे रहेगी, क्योंकि बाकी में कॉन्सेप्ट बताना होता है तो वो सब कुछ याद होता है, तो हम सीधा बता देते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन सेलेक्ट करने, फिर उसका बेस्ट सोल्यूशन खोजना, और फिर क्या है बोर्ड पर उन क्वेश्चनों को करवाना, तो बहुत ज़्यादा क्या है डिफ़िकल्ट रहता है। तो कोई बात नहीं, फिर भी आपके लिए मेहनत करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब देखिए भाई, सबसे पहला प्रश्न जो है उसको हम देखते हैं, निम्न में से कौन सी संख्या वास्तविक है। यानी हमसे वास्तविक संख्या पूछा है। हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स जब पढ़ा था, संख्याओं का वर्गीकरण, तो उसमें हमने बताया था कि संख्याओं को मेन रूप में हम 2 तरीके से बांटते हैं, एक तो वास्तविक और एक काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याओं के बारे में मैंने आपको बताया था, काल्पनिक संख्याएं सिर्फ वो होती हैं जिसके अंदर अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए। अंडर रूट के अंदर माइनस दिखते ही वो संख्या क्या हो जाएगी, काल्पनिक हो जाएगी, आपको कुछ भी सोचना नहीं है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे आप देखोगे अंडर रूट के अंदर माइनस आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखोगे अंडर रूट के अंदर माइनस आ रहा है, यहाँ पे भी अंडर रूट के अंदर माइनस आ रहा है, और इसलिए ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, क्योंकि अंडर रूट के अंदर, क्योंकि ये तो वास्तविक है लेकिन ये क्या हो गई, काल्पनिक हो गई। तो ये पूरी क्या बन जाएगी, काल्पनिक, यानी ये हमारा ऑप्शन जो है वो आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद हम बी ऑप्शन की बात करें तो -2 और माइनस अंडर रूट के अंदर -3, तो यहाँ पे ये संख्या क्या काल्पनिक और ये तो वास्तविक है, लेकिन ये फिर से क्या है, ऑप्शन पूरा कट जाएगा, क्योंकि -√3 क्या है, काल्पनिक है। और ये भी अंडर रूट के अंदर -3 आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगी, काल्पनिक हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे भी आ रहा है, ये भी काल्पनिक, ये भी काल्पनिक। अब जब 2 संख्याएं काल्पनिक आ जाती हैं और अंडर रूट के अंदर इस तरीके से संख्याएं लिखी हैं, तो हम जानते हैं यदि कोई भी अंडर रूट के अंदर, यदि कोई संख्या अंडर रूट के अंदर a यहाँ पे लिखी है और बीच में गुणा का निशान है और यहाँ पे b है, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो a और b का हम गुणा अंडर रूट के अंदर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम -2 और -3 का अंदर अंडर रूट के अंदर गुणा करेंगे। इस फॉर्मूले को यदि हम देखें तो हम क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे, और ये आप देखिएगा गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा, -2 का -3 के साथ गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी ये प्लस का 6 बन जाएगा। यानी इसका रिजल्ट जो है वो वापस क्या बनेगा, प्लस का 6 अंडर रूट के अंदर बनेगा। और ये संख्या हम जानते हैं, ये संख्या क्या है, वास्तविक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। -2 एंड -3, और दोनों के ऊपर अंडर रूट लगा हो और बीच में गुणा का निशान हो, तो वो क्या हो जाता है, हमारे पास वास्तविक संख्या आ जाती है। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे क्या ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और ये जो है ये जो क्वेश्चन है, देखिए कितना आसान सा प्रश्न है, और HM के एग्जाम में पूछा गया, HM हेडमास्टर के एग्जाम में 2021 के अंदर। उसके बाद है दूसरा प्रश्न, हम देखते हैं, निम्न में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या के बारे में पूछा, और परिमेय संख्या आपको बताया ऐसी संख्याएं जिसे P/Q फॉर्म में लिखा जा सके, वो क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं, जहां पे P और Q क्या होने चाहिए, सहभाज्य पूर्णांक होने चाहिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं P/Q फॉर्म में लिखे जाने चाहिए और P और Q पूर्णांक होने चाहिए। और भी आपको एक बात बताई थी, यदि आपको याद आ रही हो, यदि अंडर रूट के अंदर P आ गया, यदि P का मतलब आपको बताया था प्राइम नंबर, यदि अंडर रूट के अंदर कहीं भी आपको P दिख जाए, अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर कोई दिख जाए, तो उसका दशमलव प्रसार हमेशा क्या होता है, अशांत अनावर्ती होता है। इसलिए ये संख्या क्या हो जाती है, अंडर रूट के अंदर कोई अभाज्य संख्या आ जाए तो वो क्या बन जाती है, अपरिमेय बन जाती है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे आप देखिएगा ये क्या है, अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये 2 तो क्या है, परिमेय है। चलो यहाँ से हम
इस वाले ऑप्शन से हम स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट ऑप्शन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये √2, ये ऊपर अपरिमेय है, नीचे अपरिमेय, नीचे क्या है, परिमेय है। नीचे 2 तो क्या है, परिमेय है, और ये ऊपर वाला क्या है, √2 अपरिमेय। तो अपरिमेय में जब हम परिमेय का भाग देते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, हमेशा अपरिमेय ही आएगा। इसलिए ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इसने क्या पूछा, परिमेय संख्या पूछी, तो ये तो क्या बनेगी, अपरिमेय बनेगी। तो ये ऑप्शन तो कट गया, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। उसके बाद ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, तो परिमेय और अपरिमेय का जोड़ जब हम करते हैं तो भी क्या आता है हमारे पास, तो भी हमारे पास क्या आता है, एक अपरिमेय संख्या आती है। तो इसलिए ये भी क्या है, हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि परिमेय संख्या पूछा गया। और यदि अपरिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या से गुणा करें तो हमेशा रिजल्ट क्या आता है, अपरिमेय संख्या आता है। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। लास्ट ऑप्शन देखेंगे, √2 के ऊपर स्क्वायर, यानी किसी भी प्राइम नंबर का यदि हमारे पास क्या है, वर्गमूल लगा हुआ और उसके ऊपर क्या है, वर्ग किया हुआ है, तो ये यहाँ से हट जाएगा, √ और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा, 2 आएगा। तो 2 क्या बन जाएगी, 2 हम जानते हैं परिमेय संख्या है, अतः हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना था कि अपरिमेय संख्या से किसी संख्या का गुणा किया जाए परिमेय संख्या का, तो वो क्या आता है, रिजल्ट हमेशा अपरिमेय आता है। और यदि अपरिमेय संख्या में एक परिमेय संख्या जोड़ी जाए तो भी रिजल्ट क्या बनता है, तो भी रिजल्ट जो है वो अपरिमेय संख्या ही आता है। और अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या का भाग देने से भी आंसर क्या आता है, वो भी आपको पता होना चाहिए कि क्या आता है, रिजल्ट अपरिमेय संख्या आता है। तो ये तीनों ऑप्शन तो हो नहीं सकते, तो ऑप्शन ये बच गया, ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2, ये दोनों ही कनिष्क लेखाकार 2013 के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। देखिए आप यहाँ पे निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब हमें सत्य नहीं, ये आप चीज को जरूर ध्यान दिया करो कि सत्य नहीं पूछा है या सत्य है पूछा है। तो यहाँ पे सत्य नहीं मतलब असत्य, यहाँ पे हमें देखना है असत्य कौन सा है, यानी गलत कथन कौन सा है। तो सबसे पहले ये पहला ए ऑप्शन देखते हैं, प्रत्येक पूर्णांक क्या है, परिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक ये कह रहा है कि परिमेय संख्या होती है। तो ये आपको पढ़ाया था कि पूर्णांकों के वर्गीकरण के अंदर हमने परिमेय और अपरिमेय संख्याएं पढ़ी थी। तो ये बात सही है कि प्रत्येक पूर्णांक क्या होता है, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो को शामिल करके पूर्णांक बनते हैं। तो सारे के सारे ये क्या होते हैं, परिमेय, यानी ये तो सही है। हमें गलत वाला ढूंढना है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्णांक होती है। उसके बाद प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या है, पॉजिटिव, +1 +2 +3, ये सारे के सारे 1 2 3 4, ये सारे के सारे जो पॉजिटिव इंटीजर हैं वो क्या होते हैं, वो सारे के सारे क्या प्राकृत, उनको नेचुरल नंबर कहते हैं। और ये क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। तो ये भी बात सही है बिल्कुल। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो पूर्णांक जो है वास्तविक होते ही हैं, ये आपको पता है। तो ये भी बात सही है। उसके बाद प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है। तो ये बात क्या होगी, गलत हो गई। तो ये बात क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि जैसे यहाँ पे हमने √ के अंदर कोई p प्राइम नंबर लिख दिया जाए, जैसे मान लीजिए ये 5, तो ये क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या। और ये है तो वास्तविक, लेकिन ये है क्या, अपरिमेय संख्या। इस संख्या को हम कहते तो वास्तविक संख्या है, क्योंकि इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। और यही एग्जाम्पल आपको संख्या रेखा पर हमने प्रदर्शित करके बताया भी था। तो ये संख्या है तो वास्तविक, लेकिन इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती का होने के कारण ये क्या है, अपरिमेय है। तो इसने क्या कहा कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, ये है तो वास्तविक लेकिन अपरिमेय है, इसने कहा परिमेय होती है। तो इसलिए ये कथन गलत हो गया। तो इसलिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमें गलत इसमें ढूंढना था, गलत कौन है, सत्य नहीं है, ये हमें ढूंढना था। तो उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको आसानी समझ में आ रहे होंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं, जिसने थ्योरी क्लासेस लगाई है उसको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा असत्य है, असत्य हमें ढूंढना है। ये कह रहा है कि एक न तो अभाज्य है और न ही भाज्य। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, आपको पता ही है। और दूसरा क्या है, 0 न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक। और तीसरा ऑप्शन है, यदि p × q सम है तो p और q सदैव सम होंगे। और चौथा ऑप्शन है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो चारों में से हमें बताना है असत्य कौन सा है। तो सबसे पहले वाले कथन की बात करते हैं, एक न तो अभाज्य है और न ही भाज्य। तो ये आपको जब भाज्य, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर आपको पढ़ाए थे, तो आपको मैंने ये बात स्पेशल नोट करके लिखवाई थी कि एक न तो अभाज्य है और न ही क्या है, भाज्य है। तो एक जो है वो यूनिवर्सल फैक्टर है, सार्वत्रिक गुणनखंड है, ये आपको बताया था। तो ये ऑप्शन तो सही है, ये असत्य नहीं है। तो ये ऑप्शन सही है। उसके बाद 0 न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक। तो ये भी आपको बात बताइए कि 0
क्या है, न तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटीजर है और न ही नेगेटिव है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, हम ये बात भी सही मानेंगे, सही है। और तीसरा है यदि p गुणा q सम है तो p और q सदैव सम होंगे। ये कह रहा है कि यदि कोई दो प्राकृतिक संख्याएं या कोई नेचुरल नंबर है, उनको यदि हम गुणा करें तो गुणा करने के बाद क्या है, जो रिजल्ट आएगा उसमें जो रिजल्ट आएगा वो इवन है। यानी ये कह रहा है कि p गुणा q बराबर क्या आता है, रिजल्ट में हमें कोई सम संख्या मिलती है। तो ये कह रहा है या तो दोनों ही ये क्या होंगे, सम होंगे, ये भी सम होगा, ये भी सम होगा। ये कह रहा है कि दोनों सदैव सम होंगे, मतलब हमेशा ही दोनों क्या रहेंगे, ये सम संख्याएं रहेंगी। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं कि 2 गुणा 8 तो बराबर कितना आ गया, 16। तो बिल्कुल ये बात तो सही है कि दोनों क्या है, सम संख्याएं होंगी, लेकिन क्या सदैव होंगी, ये भी हमें देखना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 की जगह मैं 3 कर देता हूँ, एक को विषम कर देता हूँ और दूसरा क्या है 8 ही रहने देता हूँ। तो 8 या 24, तो ये भी क्या है, एक सम संख्या ही आ रही है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों ही क्या हों, सम हों। एक क्या विषम हो सकता है, कोई भी एक पूर्णांक जो है विषम हो सकता है। तो ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि दोनों ही क्या होंगे, सम होंगे, ठीक है। तो ये बात जो है वो क्या हो जाएगी, असत्य, यानी हमारा ऑप्शन जो है वो सी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा भी देख लेते हैं, √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको बताया हुआ है √ के अंदर यदि कोई प्राइम नंबर आता है, p आता है, तो वो क्या होता है, हमेशा अपरिमेय होता है। ये बात आपको बताइए, इसलिए हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इसमें। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 5वां प्रश्न कि यदि n जो है कोई नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो √n यानी n यदि कोई प्राकृतिक संख्या है तो √n यानी n का वर्गमूल क्या होगा, ये हमें बताना है। तो ये कह रहा है कि हमेशा प्राकृतिक संख्या होगी, हमेशा एक परिमेय संख्या होगी, या हमेशा एक क्या है, अपरिमेय संख्या होगी, और या तो एक प्राकृतिक संख्या या एक अपरिमेय संख्या। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो हमें बताना है। तो n जो है वो कोई नेचुरल नंबर है, तो √n की जगह हम रख के देखते हैं। जैसे मान लीजिए √n की जगह हम मान लीजिए 1 ले लेते हैं, तो √1 का √ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यदि हम नेचुरल नंबर 2 यहाँ पे रखते हैं तो कितना आएगा, √2 के ऊपर से हटेगा नहीं। और √ के अंदर यदि कोई प्राइम नंबर है तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, सदैव वो क्या है, एक प्राकृतिक संख्या आएगी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो ये ऑप्शन तो कट जाएगा, क्योंकि √1 का तो आ जाएगा 1, जैसे √9 करेंगे तो 9 का आ जाएगा 3। कोई नेचुरल नंबर यहाँ पे n की जगह 9 होगा तो फिर तो उसका 3 आ जाएगा, कोई नेचुरल नंबर आ जाएगा। लेकिन यदि कोई √ के अंदर प्राइम नंबर आ गया, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उनमें से हम कोई भी नंबर इसके अंदर रख सकते हैं। तो हमने 1 रखा तो 1 मिल गया, ये नेचुरल नंबर है, लेकिन हमेशा नहीं आएगा। 2 पे क्या आ गया, 2 रखते ही n का मान √2 बना, जो कि अपरिमेय है। तो हमेशा एक परिमेय संख्या, तो ये परिमेय है लेकिन ये क्या है, अपरिमेय, तो ये भी बात गलत होगी। हमेशा एक अपरिमेय संख्या तो हमेशा अपरिमेय नहीं मिलेगी। 2 पे प्राइम नंबर पे, जब भी प्राइम नंबर आएगा, यानी 2 3 5 7 इस तरीके से कोई भी नंबर प्राइम नंबर रखेंगे तभी क्या अपरिमेय संख्या आएगी। इसके अलावा जो भी नंबर जैसे 1 रखेंगे या फिर आगे क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, तो वो क्या है, हमें कोई नेचुरल नंबर देगा। तो हमेशा एक अपरिमेय संख्या नहीं आएगी, तो ये ऑप्शन भी गलत है। उसके बाद या तो प्राकृत संख्या या फिर एक क्या है, अपरिमेय संख्या। तो ये बात बिल्कुल सही है, या तो हमें क्या है, कोई प्राकृत संख्या मिल जाएगी जैसे 1 और 3 मिल गया, और या फिर क्या है, एक अपरिमेय संख्या मिलेगी जैसे ये जैसे ये अभाज्य संख्या आएगी तो उसके ऊपर जब √ आएगा तो वो क्या एक अपरिमेय संख्या बन जाएगी। इसलिए हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, हमें इन प्रश्नों को करना है। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न नंबर 6 है, निम्न कथनों पर विचार करो। और ये हमें 2 कथन दे रखे हैं और हमें क्या है, सत्य कथन का चयन करना है। इन दोनों कथनों को हमें पढ़ के अच्छे से फिर हमें जो कथन सही है इनमें से उनका हमें चयन करना है। तो पहला कथन हमें दे रखा है, 2 क्रमागत पूर्णांकों में से क्या है, एक क्या है, सम होता है। 2 क्रमागत पूर्णांकों में से एक क्या है, सम होता है। दूसरा लाइन इसने दे रखी है, दूसरी स्टेटमेंट दे रखी है, विषम पूर्णांक का वर्ग 8n + 1 के रूप में होता है। ये हमें दोनों कथनों पे विचार करना है, उसके बाद बताना है कि इनमें से कौन कौन से कथन सही है। तो सबसे पहले 2 क्रमागत पूर्णांक जैसे 5 और 6 ले लिए, ठीक है। 2 क्रमागत यानी एक के बाद एक दूसरा आना चाहिए। तो 5 के बाद 6, जैसे मान लीजिए 6 × 7 ले लिया, ठीक है, ये भी क्रमागत है। 15 × 16 ले लिया, तो ये भी क्या है, क्रमागत पूर्णांक है। जैसे मान लीजिए 18 × 19 ले लिया, तो ये भी क्या है, क्रमागत पूर्णांक है 2। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्रमागत पूर्णांकों में से एक क्या है, सम होता है। तो आप देख लो 19 के आगे क्या है, एक जो है वो हमेशा क्या आपको मिलेगा, सम मिलेगा। जैसे 5 × 6 लिखा था तो 6 क्या है, सम है। 6 × 7 लिखा तो 6 क्या है, सम है। आगे आप कुछ भी लिख दो, 100 × 101 तो 100 क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी पहले वाली स्टेटमेंट सही है।
उसके बाद नेक्स्ट है विषम पूर्णांक का वर्ग 8n+1 के रूप में होता है। तो विषम पूर्णांक का वर्ग, तो विषम पूर्णांक क्या है हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास 3 है विषम पूर्णांक, इसका हम वर्ग करेंगे तो कितना आ गया, 9 आ गया। तो ये कह रहा है कि 9 को 8n+1 के रूप में लिखा जा सकता है, तो बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो 8 गुणा n कोई नेचुरल नंबर है, तो 8 गुणा 1+1 के रूप में लिखा जा सकता है। 8 का गुणा 1 से करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 1 जोड़ेंगे वापस से क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो बिल्कुल लिखा जा सकता है। ये हमने 3 को लिख के देखा, 5 को भी लिख के देख लेते हैं। तो जैसे हमने n की जगह 5 रख दिया, तो n का वर्ग, किसी पूर्णांक का वर्ग, 5 का वर्ग करेंगे इतना आएगा 25, और 25 को हम 8n+1 के रूप में लिखना है, तो 8 गुणा 3 + 1, 8 के 24 और 1 25 लिखा जा सकता है 8n+1 के रूप में। और भी आपको देखना चाहो, 7 की स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। तो 49 को 8 गुणा 6, 8 6 का 48 और 1 49, तो लिखा जा सकता है। तो ये भी बात जो है, स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। तो यानी दोनों ही सही हैं। तो आप देख लो, ये केवल फर्स्ट सही है, केवल सेकंड और ये दोनों सही है। तो सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही क्या है, स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, सही है। तो उम्मीद है कि ये भी आपको प्रश्न आसानी समझ में आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। चलिए अभी आप देखोगे क्वेश्चनों का लेवल धीरे धीरे हम बढ़ाते जाते हैं। तो अभी आप पहला प्रश्न, 7वां प्रश्न देखिए। 100 से कम अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। तो 100 से कम हम जानते हैं कितनी होती हैं, तो 25। ठीक है भाई, ये आपको लिखवाए हुए हैं, तो ये ऑप्शन तो सीधा ही टिक करना है, बस इसमें कोई आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा यदि आप नहीं जानते हो तो। अब ये आपको मैंने लिखवाया हुआ है कि 1 से 50 तक कितनी होती हैं। 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं, और 51 से 100 तक कितनी होती हैं, तो 10 होती हैं। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ देंगे, 1 से 100 तक पूछा है, तो 15 और 10 कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि P + Q = 99। P + Q = 99 हमें दे रखा है, जहाँ पे P और Q कोई अभाज्य संख्या इस प्रकार है कि P बड़ा है Q से, तो P - 50 Q का मान क्या होगा, ये हमें बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं 3, 2, -3 और 1। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सम और विषम संख्याओं के बारे में जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि सम और सम संख्या को जोड़ते हैं तो हमें रिजल्ट भी क्या मिलता है, सम संख्या ही मिलती है। लेकिन सम और विषम संख्या को जोड़ेंगे तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो क्या आता है, विषम संख्या आता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे 2 और 7 को जोड़ा तो 9 आया, विषम संख्या। अब यहाँ पे हमें बराबर क्या है, 2 संख्याओं को जोड़ के बराबर विषम संख्या, और P और Q जो है कोई अभाज्य पूर्णांक है, अभाज्य संख्याएं हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये आपको ध्यान रखना है कि P + Q, यानी हम जानते हैं कि यदि हम ऑड में ऑड जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ऑड में ऑड जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमेशा इवन नंबर मिलेगा, यानी सम संख्या मिलेगी। तो यहाँ पे क्या है, सम तो नहीं आ रहा, यहाँ पे विषम संख्या आ रही है। इसका मतलब क्या है, ऑड में कोई इवन नंबर जरूर जोड़ा गया होगा, यानी एक ऑड नंबर होगा और दूसरा क्या होगा, इवन होगा, तभी रिजल्ट क्या आ सकता है, ऑड आ सकता है। जैसे आप 2 में क्या जोड़ोगे, 7 जोड़ोगे तो 9 आएगा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से क्या है, हमारे पास हमें ये पता चल गया कि एक संख्या क्या होगी, इसमें ऑड होगी और दूसरी क्या होगी, इवन होगी। यानी या तो P ऑड हो सकता है या फिर Q ऑड हो सकता है। इनमें से एक तो ऑड होगा और एक क्या है, इवन होगा, यानी एक विषम होगा और एक सम होगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब ये हमें पता चल गया कि एक इसमें क्या हो सकता है, एक क्या है ऑड और एक क्या है, इवन नंबर होगा। अब यहाँ पे हमें दे रखा है P और Q अभाज्य संख्याएं हैं, और इस प्रकार है कि P बड़ा है Q से। ठीक है, P जो है वो Q से बड़ा है। तो अब हमें ध्यान देना है कि यदि P और Q में कोई एक सम होना चाहिए, और ये अभाज्य संख्याएं हैं दोनों। तो मैंने आपको बताया था अभाज्य संख्याएं पढ़ाते वक्त कि अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है, जो कि अकेली एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि इवन भी है, सम भी है। ठीक है, उसके अलावा और तो कोई सम नंबर होता नहीं। और यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें एक क्या है, 2 भी है। P और Q में से कोई एक संख्या 2 होगी, तभी यहाँ पे रिजल्ट क्या आ सकता है, कोई ऑड नंबर आ सकता है। अब हमें देखना है कि इसमें से कौन सा, किसकी वैल्यू 2 होगी। तो P जो है वो बड़ा है Q से, तो Q जो है वो छोटा है। तो अब देखो आप, यदि मैं क्या है Q को 2 मान लेता हूं, तो P कितना हो जाएगा, P जो है वो 97 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 99 होना चाहिए, 99 होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, P को 2 मान लिया। तो P को 2 मानेंगे तो 2 में क्या जोड़ेंगे, ये आ जाए 99, तो यहाँ पे P का मान कितना आ जाएगा, 97 आ जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसका मतलब क्या है, अब देखो आप, ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। P और Q दोनों अभाज्य संख्या है, तो 97 भी अभाज्य है और 2 भी अभाज्य है, और P बड़ा है Q से,
तो P जो है ये बड़ा भी है, Q से भी बड़ा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये ही सेट है, अकेला एक ऐसा ही सेट है जिनको दो अभाज्य संख्याओं को जोड़ने से 99 आ सकता है। उसमें एक जो है वो क्या सम होनी चाहिए, और वो क्या हमने मान ली, Q की वैल्यू 2 आएगी, ठीक है, मान ली आएगी 2। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये बन गया, यानी P का मान हमारे पास 97 आ गया और Q का मान कितना आ गया 2। अब हमें P - 50 क्यों पूछा है, तो P - 50 क्यों, अब वैल्यू रख देते हैं। P का मान कितना है, P का मान यहाँ पे 97 है तो 97 रखेंगे, और -50 और Q का मान कितना आया 2, तो 50 × 2 कितना हो जाएगा 100, 100 में से 97 में से 100 कम करेंगे तो माइनस का कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा, तो -3 इसका क्या है राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये प्रश्न हमें करना था। इसमें बस थोड़ा सा आपको सोचना है कि ये बराबर में हमें दो यहाँ पे क्या है प्राइम नंबर दे रखे हैं, और प्राइम नंबर का जोड़ हमें कितना 99 दे रखा है, कोई क्या नहीं चाहिए ऑड संख्या दे रखी है। और ऑड संख्या में हम ऑड संख्या में कैसे मिलेगी, ऑड में ऑड जोड़ेंगे, यानी विषम में विषम संख्या जोड़ेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा, सम संख्या मिलेगी। तो सम संख्या तो हमें यहाँ पे चाहिए नहीं, हमें रिजल्ट चाहिए एक ऑड नंबर चाहिए, विषम संख्या चाहिए। तो विषम संख्या कब आएगी, जब एक संख्या उनमें से क्या हो, सम हो। तो एक संख्या सम हम जानते हैं प्राइम नंबर 2 ही होता है, इसके अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। तो इसलिए एक तो हमें पता चल गया, एक का पता चलते दूसरे हम आसानी से सोच पाएंगे, तो ये रिजल्ट हम आसानी से फाइंड आउट कर पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस तरीके से इस प्रश्न को हमें हल करना था। उसके बाद है 53 से 97 तक कितनी संयुक्त संख्याएं हैं, संयुक्त संख्याएं, कंपोजिट नंबर पूछा है इसने। तो अब हमें 53 से 57 तक संयुक्त संख्याएं निकालनी कितनी होंगी। तो आप यदि अकेली अकेली संख्या को ऐसे गिनने बैठे ना, 53 के बाद क्या है 54, ठीक है, ये संयुक्त है या नहीं, फिर उसके बाद 55 को चेक करोगे, फिर 56 ऐसे, फिर उसमें से इस तरीके से करोगे तो कभी नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो अब हमें क्या करना चाहिए, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, पहले हम क्या करेंगे 53 से 57 तक देखेंगे संख्याएं कितनी हैं, फिर उसमें से हम देखेंगे प्राइम नंबर कितने आ रहे हैं, क्योंकि प्राइम नंबर कम होते हैं, प्राइम नंबर कम होते हैं, संयुक्त संख्याएं ज्यादा होती हैं। प्राइम नंबर आप देखोगे तो 1 से लेकर 100 तक अभी हमने देखा प्राइम नंबर सिर्फ 25 ही हैं, और 51 से 100 की बात हो रही है तो 51 से 100 के बीच प्राइम नंबर सिर्फ 10 होंगे, लेकिन बाकी सारी क्या है संयुक्त संख्याएं होंगी। तो इस तरीके से क्या है, हमें यहाँ पे आप देखिएगा 53 से 97 तक हमें पहले नंबर कैलकुलेट करने हैं कि ये संख्याएं हैं कितनी एक्चुअल में। तो 53 से 97 तक संख्याएं कितनी बनेंगी, इनको यदि हम काउंट करें तो ऐसे काउंट नहीं करना, 53, 54, 55 और ऐसे फिर 97 तक जाएगा। तो ऐसे नहीं कि 1, 2 ऐसे करने लगोगे तो फिर तो मतलब बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो आपको क्या है, इसके लिए ये आपको पता होना चाहिए, जब भी आप नेचुरल नंबर हमें देखने हो, यदि लगातार आ रहे हो तो वो नंबर काउंट हमें करने हो तो किस तरीके से करते हैं, तो बड़े में से छोटा नंबर घटाते हैं। तो 97 में से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, 53 माइनस करना पड़ेगा, और फिर एक जोड़ देते हैं, ठीक है। दोबारा फिर देखिए, मैंने क्या कहा कि हमें ये संख्याएं गिननी है कि ये संख्याएं कितनी है, 53 से लेकर 97 तक कितनी संख्याएं हैं, ताकि फिर उसमें से प्राइम नंबर घटा के और हमें आंसर तक आसानी से पहुंच जाए। तो 53 से 97 तक हमें निकालना है, तो 97 में 53 क्या है घटा देंगे, तो 97 में क्या करेंगे 53 घटा देंगे और प्लस 1 कर देंगे। तो 97 में से 53 घटाएंगे तो 44 और 1 कितना हो जाएगा 45। तो यहाँ पे कितने आ गया हमारे पास नंबर 45, यानी 53 से 97 तक टोटल जो नंबर है वो कितने हैं 45 हैं। अब उसने कहा कि हमें टोटल नंबर नहीं बताने, हमें सिर्फ संयुक्त कंपोजिट नंबर बताने हैं। कंपोजिट नंबर आप जानते हो जिनके 3 या 3 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो अब क्या है, हमें कंपोजिट नंबर निकालने, तो कंपोजिट नंबर कैसे आएंगे, इसमें से प्राइम नंबर हटा दीजिए तो बाकी सारे बचेंगे, क्या होंगे कंपोजिट। अब हमें देखना है कि 53 से लेकर 97 तक कितनी क्या है प्राइम नंबर कितने आ रहे हैं, अभाज्य संख्याएं कितनी है। तो अभाज्य संख्याएं इसमें से हटा देंगे तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, जो संयुक्त संख्याएं वही बच जाएंगी। अब देखिए, ये जो मैंने लिखवाया था कि 51 से 100 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं 10 होते हैं, तो दरअसल आप देखोगे 51 प्राइम नंबर नहीं होता, 52 भी नहीं होता। तो उसके बाद 53 से तो हमें काउंट ही करने हैं, तो 53 से लेके 97 तक, या फिर 97 के बाद 98 भी प्राइम नंबर नहीं होता, 99 भी नहीं होता और 100 भी नहीं होता। यानी आप ये भी कह सकते हो कि 51 से 100 तक प्राइम नंबर कितने हैं 10 हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हो 53 से 97 तक प्राइम नंबर कितने होंगे 10 होंगे। तो 53 से 97 तक 10 हैं, तो इसमें से 10 प्राइम नंबर क्या है माइनस कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 35। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 35 राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या है इस प्रश्न को करना था। दोबारा फिर आप एक बार देख सकते हो हमने क्या किया, 53 से 97 तक पहले हमें कंपोजिट संख्याएं निकालनी है। तो हमने क्या किया, पहले देखा कि इसके बीच नंबर कितने आ रहे हैं, कितनी संख्याएं हैं। तो वो संख्याएं निकालने का शॉर्ट तरीका क्या है, 97 में से ये वाला नंबर माइनस करते हैं और एक जोड़ देते हैं। 97 में 53 जो माइनस किया और प्लस 1 कर दिया तो 45 आ गया। 45 ऐसी टोटल संख्याएं हैं जो 53 से 97 के बीच आ रही हैं, लेकिन हमें सिर्फ कंपोजिट नंबर चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से बाकी जो संख्याएं उसे हटाना पड़ेगा। बाकी संख्याएं कौन सी, प्राइम नंबर हमें हटाने पड़ेंगे। और हम जानते हैं 53 से 97 तक या फिर 51 से 100 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं, 10। तो हमने क्या किया, 10 को माइनस कर दिया तो कितने बच गए हमारे पास, 35। तो इस सवाल का क्या हो जाएगा, 35 आंसर हो जाएगा। अब ये जो है एसएससी मेंस में पूछा गया और ऊपर वाला एचएम 2014 में पूछा गया प्रश्न है। तो इस तरीके से आप नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये आरएसए की परीक्षा में पूछा गया, आरएसए प्री 2013 के एग्जाम में पूछा गया। तो आप देखिए ये बढ़िया एग्जाम होता है आरएसए और उसमें क्वेश्चन भी बढ़िया लेवल के आते हैं। जैसे ये वाला प्रश्न देखिए, के की वैल्यू हमें दे रखी है x माइनस वाई प्लस 2z, जहाँ पे x जो है वो आप देखोगे -2 से तो बड़ा है या बराबर है और 1 से छोटा या उसके बराबर है। ठीक है, ऐसे ही आप y देखोगे तो y -1 से बड़ा या उसके बराबर और 2 से क्या है, छोटा या उसके बराबर। और ऐसे ही आपको क्या है, z की वैल्यू भी दे रखी है, z जो है वो 3 से बड़ा हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है और 6 से हमेशा छोटा या फिर उसके बराबर होगा। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, तो हमसे पूछा है k की वैल्यू किस किस के मध्य होगी, ये हमें बताना है। तो अब जब भी आपको क्या है, यहाँ पे आप देखोगे k की एक तो मिनिमम वैल्यू दे रखी है और एक मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है, यानी k का छोटा मान और बड़ा मान, k की वैल्यू किस किस के बीच में आएगी वो हमें निकालना है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, जब भी आपको आपके सामने इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो k की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे आपको x की वैल्यू भी आपको यदि पहले वाली निकालनी है, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है k की, तो आप क्या करोगे, x का मान भी मिनिमम ले लोगे, y का मान भी मिनिमम ले लोगे और z का मान भी क्या है, मिनिमम यानी न्यूनतम ले लोगे। यानी हमें x, y और z तीनों को क्या करना पड़ेगा, न्यूनतम करना पड़ेगा। न्यूनतम करते ही हमारे पास ये पहले वाला आंसर आ जाएगा कि 0, 2, 5 और 2 में से कोई एक आएगा आंसर। उसके बाद यदि हमें मैक्सिमम दूसरी ये निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो मैक्सिमम के लिए हम क्या करेंगे, यहां से हम वैल्यू देखेंगे x, y और z की, कौन से वाली, मैक्सिमम वाली, बड़े से बड़ी वैल्यू देखेंगे। बड़ी से बड़ी वैल्यू x, y और z की यहाँ पे रखेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसको करेंगे कैसे। सबसे पहले हमारे पास k की वैल्यू जो है वो है x माइनस वाई प्लस 2z, ये है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, x की वैल्यू देखनी है, x की वैल्यू हमें मिनिमम लेनी है। तो यदि हम k मिनिमम निकालेंगे तो उसमें x का मान भी मिनिमम रखना पड़ेगा, y की जगह भी ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी ताकि ये टोटल वैल्यू जो है वो क्या आए, सबसे कम आए, और z की वैल्यू भी ऐसी रखनी पड़ेगी ताकि ये टोटल वैल्यू क्या आए, सबसे कम आए। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि x की वैल्यू सबसे पहले हम रखते हैं, तो x जो है वो -2 के बराबर हो सकता है या -2 से बड़ा। तो x की हमें मिनिमम वैल्यू लेनी है, सबसे कम वैल्यू लेनी है, तो -2 रखेंगे। तो x की वैल्यू कितनी रख देंगे, -2। तो यहाँ पे -2 आ गया। उसके बाद ये माइनस तो आ ही रहा है। अब y का मान क्या रखें कि ये पूरी वैल्यू जो है वो क्या आ जाए, मिनिमम आ जाए। तो अब यहाँ पे हमें देखना है y की वैल्यू जो है वो कितनी है, -1 हम रख सकते हैं या फिर 2 रख सकते हैं। बड़ी से बड़ी वैल्यू 2 रख सकते हैं, लेकिन कम से कम वैल्यू कितनी रख सकते हैं, y की -1 रख सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, मिस्टेक होती है इस वाले पोर्शन पे। ठीक है, यदि हम y का मान यहाँ पे -1 हमने रख दिया, तो -1 जैसे ही रखोगे, यहाँ पे -1 रखोगे तो ये -1 रखोगे, मान लीजिए एक बार रख दिया हमने -1। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, कई बच्चे क्या करते हैं कि z की जगह यहाँ पे z की मिनिमम वैल्यू देख लेते हैं, z की मिनिमम वैल्यू 3 है तो +3 कर देंगे और देखेंगे ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 और 1 4, 4 में से 2 घटा देंगे तो 2। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू वो कितनी निकाल के बैठेंगे, 2। तो यानी सी और डी ऑप्शन में से किसी एक को टिक करेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, जब भी आप ये माइनस यहाँ पे माइनस वाली वैल्यू रखोगे तो ये माइनस इस पर को प्लस कर देगा, यानी ये वैल्यू बढ़ जाएगी, कम नहीं होगी। तो फिर हमें क्या सोचना पड़ेगा, फिर हमें यहाँ पे ट्विस्ट है बस। ठीक है, तो यहाँ पे ये x का मान तो -2 आएगा, z का मान कम वाला कितना है, 3 है, क्योंकि इसके आगे प्लस लगा हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन y के आगे पहले माइनस है, तो अब हमें क्या करना है, y की मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, ताकि जितनी बड़ी वैल्यू होगी उसके अंदर नेगेटिव निशान लगाएंगे तो उतनी ही छोटी वैल्यू बन जाती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, y की वैल्यू 2 रखेंगे, प्लस का 2, तो प्लस का 2 रखेंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से क्या है, हाँ यहाँ पे 2 था ना, यहाँ पे 2 गुणा z, तो z का मान 3, तो 3 दूनी 6, तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे z का मान हमने 3 रखा ना, 2 3 6, तो 6 हो जाएगा। पहले वाले में आप देख लीजिए कुछ और आएगा, 2 नहीं आएगा।
तो उस तरीके से आप देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे हमें सोचने का लॉजिक ये था, सोचने का तरीका ये होना चाहिए कि यहाँ पे y की वैल्यू हमें देखनी है, बस y की वैल्यू में झंझट खड़ा होगा, बाकी सब आप कर लोगे। तो y की वैल्यू हमें देखनी है कि 2 रखनी है। यहाँ पे बड़ी वैल्यू रखेंगे, उसके आगे नेगेटिव निशान होगा तो वो उतनी ही छोटी वैल्यू हो जाएगी। तो हमें क्या है, मिनिमम वैल्यू यहाँ से मिलेगी। 2 और 2 माइनस के 4 हो जाएंगे, प्लस के 6, तो कितना इसका रिजल्ट आएगा, अब भी कितना आ जाएगा, अब भी कितना आएगा, 2 आएगा। तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होना चाहिए। तो पहले वाले में देखते, अब k का हमें क्या है, मिनिमम वैल्यू पता चल गई। उसके बाद हमें क्या करना है, k की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम भी निकालनी है। तो k मैक्सिमम निकालेंगे, तो k मैक्सिमम, k की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी वो हमें निकालनी है। तो x की जगह में मैक्सिमम वैल्यू रखनी है, तो x की जगह बड़े से बड़े वैल्यू हम 1 रख सकते हैं, तो 1 रख दिया हमने। उसके बाद क्या है, यहाँ पे घटानी है, तो घटा रहे हैं तो कम से कम वैल्यू घटानी है इसमें से, ठीक है, तभी तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आएगी, जिसमें से इसमें से वैल्यू जो है वो कम से कम घटे, तभी तो बड़ा नंबर आएगा। मान लीजिए 10 में से हमने 10 ही घटा दिया तो 0 आ जाएगा, 10 में से 0 घटाएंगे तब 10 आएगा, तब बड़ी वैल्यू आएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी होती है। तो यहाँ पे पहले तो क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। उसके बाद क्या है, आगे माइनस है तो माइनस लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे y की जगह में बड़ी से बड़ी वैल्यू लेनी है, ताकि यहाँ पे क्या वैल्यू रखें कि छोटी से छोटी वैल्यू घटाएंगे तभी बड़ी से बड़ी वैल्यू आएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब यहाँ पे छोटी से छोटी वैल्यू क्या है, -1 है, तो -1 यहाँ पे इसके अंदर से माइनस करेंगे तो ही हमारे पास क्या है, बड़ी से बड़ी वैल्यू आ पाएगी। उसके बाद +2 और गुणा में क्या आएगा, z का मैक्सिमम वैल्यू 6 है, तो प्लस हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन माइनस हो तब दिक्कत आती है। तो 2 गुणा में 6, तो 6 दूनी 12 और ये प्लस हो जाएंगे, 12 और 2 कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी ये वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसमें राइट है कि k की वैल्यू जो है वो 2 से बड़ी या बराबर और 14 से छोटी या इसके बराबर हो सकती है। उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि आपको नहीं आया तो एक बार आप और देखिएगा। पहले हमने क्या है, यहाँ पे 3 ही रख के चेक कर लिया था इसको, जब मैं बता रहा था, तो वो आप थोड़ा इसको करेक्शन कर लीजिएगा, बाकी सब सही है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब हम इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। और इससे पहले जो प्रश्न किया था k की वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम वाला, तो उसमें आपको ये बात एक और ध्यान रखनी थी कि उसमें ऑप्शन में क्या है, k की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसमें ऑप्शन में सारों में अलग अलग दे रखी थी। तो वो भी एक तरीका बताना था कि हमें मिनिमम वैल्यू चेक ना करके, क्योंकि मिनिमम वैल्यू 2 क्वेश्चनों में 2 में क्या है, ऑप्शन में सेम दे रखी थी, 2 और 2 ऑप्शन में हम फंस रहे थे। तो आपको ऐसे प्रश्नों में देखना है कि हम एक ही मैक्सिमम वैल्यू निकालें। जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 14 आ जाती, 14 वाला एक ही ऑप्शन था, तो उसको हम राइट आंसर टिक करके आगे बढ़ जाते। उसमें हमारा और भी समय बच सकता था, मिनिमम वैल्यू निकालने की बजाय हम सीधा मैक्सिमम को टारगेट करते। तो ठीक है, ये बात आप एक और उसमें ऐड कर लीजिएगा। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास, ये भी RS 2015 के अंदर पूछा गया प्रश्न है कि यदि Q + R का जोड़ P और S के जोड़ से ज़्यादा है और P और Q का जोड़ जो है R और S से ज़्यादा है, तब यह निश्चित है कि इसमें से कौन सा सही होगा, वो हमें बताना है। और ये भी ध्यान रखना है कि P, Q, R, S जो है धनात्मक पूर्णांक हैं। अब ऐसे प्रश्नों में हमें क्या करना होता है कि जब यहाँ पे Q और R इस तरीके का कोई भी प्रश्न आपको दे दे, तो हमें क्या करना होता है, इनको जोड़ देना होता है। ठीक है, तो इनको जोड़ते हैं Q + R को और P + S। ये हमारे पास पहली असमीका है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, असमीका। तो इसको समीकरण की तरह ही जोड़ना होता है। तो ये पहले वाली असमीका थी और इसमें दूसरे को जोड़ देना, तो P + Q में ये R + S जोड़ देना। तो इसमें जोड़े हुए तो आप क्या मिल जाएगा आपको, ये हो जाएगा Q और Q कितने हो जाएंगे, 2Q हो जाएगा और प्लस P + R ये हो जाएगा। और ये निशान इधर है तो इधर ही रहने दीजिएगा। और ये आ जाएगा S और S कितने हो जाएंगे, 2S और प्लस P + R। तो ये P + R, ये P + R से कैंसिल हो जाएगा। तो यानी हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, 2Q और इधर क्या बच गया, 2S बच गया। अब 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, Q जो है वो बड़ा है S से। तो Q बड़ा है S से, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो ये RS प्री 2015 के अंदर पूछा गया प्रश्न है, जिसको हम बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो लेक्चर ये आपको पसंद आया होगा और आज की वीडियो को हम यहीं पे विराम देते हैं। और बाकी जो अगली वीडियो आएगी उसमें अभी हमें क्या है, नंबर सिस्टम पे और बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। अभी जैसे यूनिट डिजिट पे हमने एक भी प्रश्न नहीं किया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट आएगा डिविजिबिलिटी रूल का, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं, तो उन प्रश्नों को भी हमें करना है। तो ये सारे प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।